यूपी पीसीएस 2025 टारगेट महत्वपूर्ण टॉपिक की इस सीरीज़ को आज फिर हम आगे बढ़ाते हैं और इसी सिलसिले में आज हम आधुनिक भारत पर चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री की वो नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में मैंने बनाया था एंशिएंट हिस्ट्री का, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, तो वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज मुझे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना था तो आज शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है भारत में विदेशी कंपनियों या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई उन्हीं सिलसिले में सबसे प्रथम कंपनी जो आई थी वो कौन सी थी? वो पुर्तगाल कंपनी थी। ठीक है, पुर्तगाल से लोग आए थे। उस कंपनी पुर्तगाल से जो कंपनियाँ आई थी, डच कंपनियाँ, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड की कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। तो इनके जो संस्थापक थे भारत में आने के बाद इन्होंने किन स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और जो भी इनके गवर्नर बनकर आए उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। महत्वपूर्ण वाले आपको पढ़ने हैं, सभी तो नहीं पढ़ने हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल में कंपनी कब स्थापित हुई, उसका सन और किस स्थान पर स्थापित हुई। मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तट इन क्षेत्रों में जो भी कंपनियां स्थापित हुई उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो कुछ प्रमुख विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। जैसे पीटर मुंडी, संत फ्रांसिस जेवियर, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस हो। इनको तो आप डिटेल में पढ़कर जाएं क्योंकि यहाँ से कई बार लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कैप्टन हॉकिंस को ऊपर सर टॉमस रो, इनको डिटेल में किन से मिले, किस राजा से इन्होंने मुलाकात की और किस स्थान पर उस समय भारत में कौन राजा था, इनके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। और जो भी परमिशन ली उसके बारे में प्रश्न पूछे गए, किस भाषा के ज्ञाता थे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से तैयार करने का प्रयास करें। इसके बाद फिर इन कंपनियों की आपस में लड़ाई होती है। ठीक है, प्रतियोगिता होती है कि कौन भारत में या इस क्षेत्र में अपना व्यापार चलाएगा। तो उसी सिलसिले में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इतिहास में कर्नाटक के 3 युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन तीनों युद्धों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उनके सन क्या थे, शुरुआत कैसे हुई और किसकी संधि से ये समाप्त हुए, उस समय किन किन लोगों ने इनका मतलब जो भी तत्कालीन ताकतें थी किन लोगों ने इनका साथ दिया। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी युद्ध हो गए। इसके बाद फिर आप पढ़ते हैं क्या इसी में बेदरा की लड़ाई। बेदरा की लड़ाई जो होती है वो अंग्रेज और डच के मध्य होती है। ये भी एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई होती है क्योंकि इस लड़ाई के बाद डच भारत में केवल मतलब डचों का प्रभुत्व भारत से समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का प्रभुत्व रह जाता है। ठीक है, तो ये लगातार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको आप तैयार करने का प्रयास कीजिए। और पुर्तगालियों के साथ जो अंग्रेजों की लड़ाइयाँ हुई हैं उन पे भी विशेष ध्यान देने का प्रयास करना क्योंकि मेजर वैसे पुर्तगाली से ये इस बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मेजर यही पूछे गए पुर्तगालियों ने किस किस क्षेत्रों में विकास किया या जो भी परिवर्तन लेकर आए थे उन पर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये अंग्रेज पूर्णतया भारत में स्थापित हो जाते हैं तो उसके साथ ही कई सारे क्षेत्रीय राजवंश या क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। तो उन्हीं क्षेत्रों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे बंगाल में जो मेजर हमारे होते हैं जो राजा हुए, जैसे मुर्शीद कुली खां, राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, जैसे इन्होंने ढाका से कहाँ मुर्शिदाबाद की थी। फिर अली वर्दी खां, फिर आते हैं सिराजुद्दौला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनके समय पे 2 संधियाँ होती है, एक अलीनगर की संधि होती है और एक होती है प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है क्योंकि इसी लड़ाई के बाद इनके पास पावर आनी शुरू हो जाती है। किसके पास? अंग्रेज़ों के पास। इसके बाद फिर मीर जाफ़र के बारे में आप 4-5 पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा और मीर कासिम के साथ
टाइम पे फिर एक लड़ाई होती है जो इतिहास में बहुत ही पॉपुलर है। क्या नाम है उसका? बक्सर का युद्ध। इस लड़ाई के बाद इस लड़ाई में हालांकि दो अन्य ताकतें और भी साथ में रहती हैं, जैसे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस समय जो राजा होते हैं, ठीक है, मुगल बादशाह, वो रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य फिर दो इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं, वहाँ से भी प्रश्न आए हैं, तो आप उनको भी तैयार करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं, डिटेल से आपको थोड़ा बहुत 2-2, 3-3 पॉइंट आप तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर आता है अवध, क्षेत्रीय ताकत में एक अवध यूपी का आप पेपर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से आपको पढ़ना है सदाअत खां जो संस्थापक थे, और सफदरगंज, शुजाउद्दौला, और फिर कौन आते हैं? आसफ दौला। ठीक है, और वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब होते हैं, प्रथम नवाब हमारे सदाअत खां हैं। ठीक है, और शुजाउद्दौला के टाइम पे दो मेजर लड़ाइयाँ होती हैं, एक बक्सर की लड़ाई जिसमें ये हार जाते हैं, और क्या करते हैं, बक्सर की लड़ाई हारने के बाद ये इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों के साथ इनकी होती है। दूसरी होते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये उसमें जो होते हैं अब्दाली का साथ देते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और किस वर्ष लड़ाई हुई, डायरेक्ट पीसेस में ये प्रश्न पूछा गया, किस वर्ष ये लड़ाई हुई है, कौन सी? पानीपत की तृतीय लड़ाई। ठीक है, और कभी कभी क्या होते हैं, युद्ध के सीक्वेंस दे देते हैं कि आप इनके सीक्वेंस के बारे में बताइए, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, मतलब 2-3 लड़ाइयाँ दे दी, आपसे पूछ रहे हैं कि पहली लड़ाई कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन सी लड़ाई हुई। इसके बाद फिर आसफ दौला के बारे में आता है, जिन्होंने फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की, और इनका एक काम रहता है इमाम बाड़ा। ठीक है, इमाम बाड़ा इन्होंने बनाया है। इसके साथ ही वाजिद अली शाह जो हमारे लास्ट होते हैं लखनऊ के नवाब, ठीक है, ये अंतिम नवाब हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 3-3, 4-4 फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको आप तैयार करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा सिख संप्रदाय, सिख धर्म के साथ जो लड़ाइयाँ होती हैं, इसमें आपको यहाँ से देखो इस समय ट्रेंड पे चल रहा है सिख धर्म से, यहाँ से लगातार प्रश्न लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आप आरओ का ले लीजिए या पीसीएस का ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरे 10 गुरु के बारे में पढ़ना है। इसके बाद कुछ प्रमुख पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि बंदा बहादुर, कपूर सिंह, रणजीत सिंह, खड़ग सिंह, दिलीप सिंह, इनके बारे में अच्छे से तैयार करना है। जैसे रणजीत सिंह के ऊपर आप इस पॉइंट को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई, ये किस मिसल के थे, हालांकि उस समय 12 मिसलें थी, 12 मिसल में से शकुर चुकिया मिसल के ये थे, और 11 अन्य मिसलें कौन कौन सी थी, उनमें सबसे शक्तिशाली मिसल कौन सी थी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आता है रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आता है, तो कोहिनूर हीरा इनके पास कहाँ से आता है, कौन देता है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। और फिर आता है आंग्ल सिख युद्ध, जो दो लड़ाइयाँ होती हैं आंग्ल सिख युद्ध, उसके बारे में आपको पढ़ना, प्लस मुदकी की लड़ाई को भी आपको पढ़ना है। ये हो गया अभी क्षेत्रीय ताकतों में सिखों के बारे में। इसके बाद आता है मैसूर। मैसूर की संस्थापक कौन थे, कहाँ पर था, और हैदर अली का क्या रोल रहा, टीपू सुल्तान की पर्सनालिटी, जो विविध कार्य उन्होंने किए हैं, जो भी, जैसे टीपू सुल्तान का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है, किसने उस टाइम पर जो है अन्य देशों के साथ दूतावास स्थापित किए, तो टीपू सुल्तान का नाम आता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो यहाँ से ये बनते हैं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, ये 4 युद्ध होते हैं, चारों युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है। इस तरीके से मैसूर राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है ये, मतलब पढ़ने के बाद फिर आता है मराठे। मराठे के बारे में आपको क्या पढ़ना है, इसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ना है आपको मराठे के बारे में। मराठे सभी जितने भी शुरू से हुए, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ पे समाप्त होते हैं, प्लस आंग्ल मराठे युद्ध भी आपको पढ़ने हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अंग्रेज, देखो पहले अंग्रेजों के, पहले आपने पढ़ा भारत में कौन कौन सी शक्तियाँ आई, ठीक है, यूरोपीय शक्तियाँ, फिर उनमें आपस में लड़ाई हुई, तो उन लड़ाइयों के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, दैन उसके बाद फिर आपने पढ़ा कुछ क्षेत्रीय ताकतें उस पीरियड को उत्पन्न हुई, तो उन क्षेत्रीय ताकतों के बारे में आपने पढ़ा, संस्थापक क्या क्या कार्य किया, कैसे प्रशासन था। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है कि जो अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई उनके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ होती हैं उन नीतियों के बारे में, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है, किसने लागू किया, किन क्षेत्रों पे लागू किया,
भारत तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की जो उस समय भारत में पूरा एरिया था, कितने प्रतिशत भूमि इसमें लागू हुई और किस क्षेत्र में रही, क्या पॉलिसी रही इनकी लागू करने की, ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन हुए इनके लागू करने से, इसके बारे में इन तीनों को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। इसके बाद फिर आता है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण में जैसे नील, रेशम, कपास, चाय, अफीम की जो खेती होती है, जैसे चाय बागान लगातार पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित हुआ, ये कृषि के वाणिज्यीकरण में ही प्रारंभ होता है। हालांकि इसमें किसानों को फायदा होना था लेकिन लाभ मिला नहीं इसमें, ठीक है, ये भी आपको देखना है। तो चाय बागान सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ, असम में कब हुआ, 1835। चाय कंपनी कब स्थापित हुई, कहाँ हुई, ये भी असम में हुई, लेकिन ये हमारी 39 में होती है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आए हुए हैं आपके पीसीएस में भी और आरओ में इस समय ट्रेंड में चल भी रहे हैं। नेक्स्ट आता है 3 कठिया पद्धति, 3/20 पद्धति जो थी, ये भी एक कृषि का ही पार्ट है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती की जाती थी। ये किस क्षेत्र में थी, चंपारण में। चंपारण का गांधी जी के आगमन में भी हम चंपारण पढ़ेंगे, चंपारण आंदोलन क्या था, ठीक है, सत्याग्रह क्या था। इसके बाद फिर आता है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या थी, इसमें किसका नुकसान हुआ, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, शिल्पियों का हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेना। और कमयोटी प्रथा, इसमें क्या था, इसमें बेटा ऋण पर अधिक ऋण लेते थे, उस पर अधिक ब्याज देते थे, अगर ब्याज नहीं चुका पाते हो तो आपको वो दास बना लेते थे। तो ये मेजर हमारे पॉइंट थे जिनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ध्यान दीजिए, इतिहास जो पढ़ना है वो आपको काफ़ी डीप नहीं ज़्यादा जाना है, बस क्या करना है, प्रत्येक के 3-3, 4-4 जो तत्कालीन महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं उन फैक्टों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये तो हो गया एक बेसिक पार्ट आपका जो आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। इसके बाद फिर आता है हमारा जो उस टाइम पे पॉपुलर थे विद्रोह हुए, ठीक है, इनकी नीतियों के, आर्थिक प्रभाव की नीतियों के बाद फिर हमारे यहाँ क्या होते हैं, कुछ विद्रोह होते हैं, जिसमें आते हैं प्रमुख हमारे जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह और अन्य विद्रोह। ये 3 पार्टों में इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है किसान जनजाति विद्रोह। तो जनजाति विद्रोह में आपको मेजर कम से कम नहीं तो 5-6 विद्रोह तो पढ़ना है, वैसे लगभग सभी पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आप 5-6-7 जो विद्रोह जो मैं नाम बता रहा हूँ इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। बाकी के आप नाम पढ़ लीजिए, ईयर पढ़ लीजिए और किस क्षेत्र में हुआ और किसने किया, इतना पढ़ लीजिए तो ठीक है। जैसे चुआर विद्रोह हो गया, रामोशी विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया और ताना भगत विद्रोह हो गया, बिरसा मुंडा विद्रोह हो गया। इन विद्रोह को थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्या हुआ है आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रहता है वो हमारा नील आंदोलन हो गया, पवाना कृषि आंदोलन हो गया, बरदौली आंदोलन हो गया और तेभागा आंदोलन हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी अवध किसान सभा वगैरह हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस तो हम अभी आएंगे आपको बताएंगे अगले वाली वीडियो में, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये किसान विद्रोह आपको पढ़ के जाना है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। बाकी के आप संस्थापक मतलब किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन था और क्या प्रभाव रहा, ये 3 पॉइंट आप अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यहाँ से कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अन्य विद्रोह में आप पढ़ सकते हैं सन्यासी विद्रोह हो गया, फकीर विद्रोह हो गया, पागलपंथी हो गया और मोपला विद्रोह हो गया, ठीक है, कूका आंदोलन हो गया। इन सबको आप अच्छे से तैयार करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन में आपको पढ़ना है ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। संस्थापक, इस पीरियड पे जो भी पुस्तकें या बुक निकाली गई, ठीक है, और प्रभाव क्या रहा सोसाइटी पे, किसके माध्यम से कार्य किया, किस लैंग्वेज में पत्रिकाएं थी जो इन लोगों ने अपने विचारों को जो प्रमोट किया, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक कौन थे, किस क्षेत्र में हुआ और जो सहयोगी लोग थे वो उनके नाम आपको तैयार होने चाहिए, प्लस जो मैगजीन्स निकली उसके बारे में, प्लस किसके माध्यम से कार्य किया इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या था, सबसे महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर आता है आर्य समाज। आर्य समाज में भी सेम आपको वही करना है, संस्थापक देखना है, मतलब किसने स्थापना की, क्या उद्देश्य था और प्रमुख तथ्य क्या थे इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है।
फिर आता है रामकृष्ण मिशन, इसके बारे में भी वही कि संस्थापक कौन थे, कहाँ हुआ, स्थापना कहाँ पर हुई और उद्देश्य क्या था और प्रमुख तथ्य क्या थे, इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। ज़्यादा नहीं, 5-5, 6-6 पॉइंट हर एक टॉपिक के आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या संस्थापक, प्रभाव, मैगजीन वगैरह यदि हैं, उनकी लैंग्वेज क्या थी और किन क्षेत्रों में रहा, और जो वर्क किया तो किसके माध्यम से हुआ, उसके अन्य सहयोगी कौन थे। बस ये आपको 5 पॉइंट अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, इसके बारे में भी सेम यही 5 पॉइंट आपको तैयार करने हैं कि मतलब बेसिक जानकारी, कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में हुआ और किसने इसने शुरुआत की, प्लस इसका उद्देश्य क्या था, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा और अन्य तथ्य इसके क्या क्या महत्वपूर्ण थे, इसके बारे में आपको पढ़ना। फिर आता है दलित सुधार आंदोलन, इसके बारे में आपको देखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो किया, कौन कौन सी बुकें लिखी इसके ऊपर या कौन सा स्थापना की, जैसे दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की, और नारायण गुरु बायकॉम सत्याग्रह, गुरुवा यूथ सत्याग्रह किस क्षेत्र में हुआ और किस वर्ष हुआ और किन्होंने इसको किया। गांधी जी ने जैसे एक हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की किस वर्ष की, इसके बारे में पढ़ना है। और इसी में से सबसे महत्वपूर्ण है वो सत्यशोधक समाज है, ठीक है, ये कब हुआ, इसकी बुक का क्या नाम था, ठीक है, स्थापना किसने की और सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी है। फिर आता है मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में आपको देखना है अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन और इसके बाद आता है बहावी आंदोलन, ठीक है, इसका क्या प्रभाव रहा, क्या क्या इन लोगों ने कार्य किया, इसके बारे में वही 5 पॉइंट आपको, संस्थापक कौन थे, ईयर कौन था, उद्देश्य क्या था और सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा और किसके माध्यम से कार्य किया। कोई मैगजीन निकाले तो इस मैगजीन के बारे में आपको पढ़ना है। अन्य समाज सुधार आंदोलन जिससे पारसी आंदोलन आ जाता है, जिसमें BM मालावरी द्वारा जो सबसे पॉपुलर रहा है, क्या रहा है, बाल विवाह के विरुद्ध अभियान रहा है, KR कामा द्वारा पारसियों में शिक्षा प्रसार किया गया, और रहनुमाई मजदा याशन सभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, किसने किया था, नौरोजी फरदेनजी दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। बाबा दयाल दास धर्म निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन, अकाली आंदोलन, इन सबको भी थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना, बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये हो गया आज का। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारा कि जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की बात होती है, जब ये शोषण हो रहा था भारत में, तो भारत में कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की, ठीक है। तो प्रमुख आर्थिक नीतियों की जो आलोचक थे उनमें कुछ नाम हैं, उनके नामों को भी आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। जैसे दादाभाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त, MG रानाडे, इनकी बुकें अगर लिखी गई हैं तो उन बुकों को आप पढ़ लीजिए और किस वर्ष लिखी गई हैं इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास। नेक्स्ट है हम देखते हैं सेकंड क्लास, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।